दोस्तों, 15-20 साल की बात पुरानी है। जस्टिस महेंद्र नारायण हमारे एक्टिंग चीफ जस्टिस हुआ करते थे दिल्ली हाई कोर्ट में। तो इन केस में मैंने उनको पॉइंट आउट किया, कोई हेल्थ का ही केस था। साहब देखिए, इस गरीब आदमी का जो है राइट है वो वायलेट हुआ। तो उनका इमीडिएट रिएक्शन ये था कि मिस्टर अग्रवाल, यहाँ तो गरीब लोगों के सारे ही राइट वायलेट होते हैं। तो वो स्थिति जो है समझ सकते हैं हम इस बात से कि एक हाई कोर्ट का एक चीफ जस्टिस इस तरीके का कमेंट कर रहे हैं। अभी जो कोविड की सिचुएशन रही, उससे बहुत सारी हमें, मुझे लगता है कि बहुत सारे अनुभव और बहुत सारे हमें लर्निंग्स जो हैं वो मिलती हैं। और एक जो फंडामेंटल मुझे लगता है, अगर हेल्थ और एजुकेशन की बात हम करते हैं तो मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज जो हमें अनुभव हुई वो ये हुई कि जो हमारा पब्लिक एजुकेशन सिस्टम है या पब्लिक हेल्थ सिस्टम है, उसके बगैर काम नहीं चल सकता। और ये दोनों ही एरिया जो है ना वो बड़े रॉबस्ट होने चाहिए। और मैं अक्सर क्यूबा का एग्जाम्पल देता हूँ कि हमें जैसी स्थिति है हमारे देश की, उसके हिसाब से एजुकेशन और हेल्थ एट ऑल लेवल एंड टू ऑल पीपल क्वालिटी एंड फ्री होना चाहिए। इसके बगैर कुछ नहीं होगा। अभी हम लोग जानते हैं, चाहे कोविड से पहले जो हालत थी और कोविड के बाद तो और भी बदतर हुई, और अभी कहीं हम पीछे जा नहीं पा रहे हैं उस स्थिति के अंदर। अगर हम औसतन लगाएं यहाँ पर देश में फैमिली की इनकम को, तो मेरे ख्याल से 70% से भी ज़्यादा, और इसमें तो 5-10% और बढ़ गई कोविड के अंदर, 6,000 रुपये महीने से ज़्यादा एवरेज, जिसमें 4 या 5 लोग एक फैमिली में होते हैं, नहीं है। अब 6,000 रुपये जिसकी फैमिली में इनकम होगी, वो क्या तो अपने बच्चों को पढ़ा पाएगा और क्या हेल्थ के ऊपर खर्च कर पाएगा। और अगर हम सब लोग जानते हैं कि अगर घर में एक आदमी भी बीमार हो गया ना, तो वो तो पूरा फैमिली बीमार हो जाता है। और हम लोग ये नज़ारा कई बार एम्स के बाहर देखते हैं, बिहार से, यूपी से, बंगाल से। एक घर में बीमार होता है, पूरा का पूरा परिवार उसके साथ हॉस्पिटल के बाहर बैठा होता है और महीनों महीनों तक बैठा रहता है। और जैसे अभी बता रहे थे हमारे साथी की, भाई साहब आप जरा अपनी बात बंद कर लेंगे। जैसे बता रहे थे कि लोगों को जेवर रखना पड़ता है, गिरवी मकान बेच देते हैं, छोटी मोटी एग्रीकल्चरल लैंड बेच देते हैं, तो जो थोड़ी गोदी कहीं खड़े होते हैं उससे भी नीचे की तरफ चले जाते हैं। मैं एक इंस्टेंस आपको बताता हूँ। एक महिला है, और मैं महिलाओं की इसलिए भी बहुत इज्जत करता हूँ कि उनमें बड़ा डेडिकेशन होता है। अगर उनका पति बीमार हो जाए तो उनके साथ लगी रहती है, सालों साल मुकाबला करती रहती है। मैं कई बार एग्जाम्पल भी देता हूँ उनको, कई बार कहता भी हूँ कि अगर दोनों जब मेरे सामने बैठे होते हैं कि अगर औरत बीमार हो जाएगी ना तुम इतना अटेंशन नहीं दोगे, लेकिन अगर आदमी बीमार है तो औरत जो है ना एक टांग पर सालों साल खड़ी रहती है। तो वो लेडी या तो उत्तर प्रदेश की है या बिहार की है। उसका आदमी को कैंसर हो गया, उसने अपना मकान बेच दिया, जमीन बेच दी, 15 लाख रुपए के करीब इकट्ठा किया, और यहाँ मैक्स पड़पड़गंज के अंदर उसने इसका कैंसर का इलाज किया। तो साल या 2 साल उसने इलाज करा होगा। उसके बाद क्या हुआ कि वो पैसे तो खत्म हो गए, इलाज चलता रहा इलाज। तो अब वो परेशान हो गई, और हॉस्पिटल वालों ने कहा कि भाई अब पैसे नहीं तो इलाज नहीं। वो मेरे पास आई, मैंने काफी उनकी खिंचाई करी। मैंने कहा तुम्हें शर्म नहीं आती है, जब पैसे थे तो तुमने इलाज किया और अब पैसे नहीं रहे तो तुमने उसको बाहर कर दिया।
तो एनीवे अल्टीमेटली उसको वो EWS के अंदर उन्होंने कन्वर्ट किया और पिछले मेरे ख्याल से 3-4 साल से लगा था उसका फ्री के अंदर इलाज हो रहा था। देखिए ऐसे कितने केसेस होंगे, मतलब इसके दो फेसेट हो गए, एक तो कि वो वैसे ही बर्बाद हो गई, दूसरा ये कि इलाज अभी भी चल रहा है और कैसे वो और गांव से आना हॉस्पिटल से इलाज कराना इतना आसान काम नहीं है। क्योंकि अक्सर हमने एक और भी चीज देखी है जो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि गांव में मतलब बीमार वगैरह आदमी होता है तो गांव के डॉक्टर के पास जाता है, सरकारी डॉक्टर की बात कर रहा हूँ, और वो उसको तहसील के डॉक्टर के पास भेज देता है। तहसील का डॉक्टर जो है उसको डिस्ट्रिक्ट के डॉक्टर के पास भेज देता है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में समझ लो आप। और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो है वो राज्य का जो हॉस्पिटल है, जैसे यूपी के अंदर लखनऊ, तो लखनऊ भेज देता है। और फिर लखनऊ का जो डॉक्टर है हॉस्पिटल का वो क्या करता है, एम्स भेज देता है। ये पूरे देश के अंदर, थोड़ा साउथ को छोड़ दीजिए आप, साउथ में फिनोमिना बहुत नीचे है, लेकिन अदरवाइज पूरे देश के अंदर ये फिनोमिना है कि वो गरीब आदमी खून का हुआ एम्स में पहुंच जाता है। और कई केसेस में ये भी पता लगा कि स्टेशन पे भी वो मतलब उसके पास किराया नहीं होता, बगैर किराए के दिल्ली आता है, और उसके बाद स्टेशन से वो एम्स तक भी पैदल जाता है। तो ऐसे केसेस भी देखने को मिले, हॉरिबल सिचुएशन मतलब है। और इसका हेल्थ का जो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमें समझ में आई वो ये कि आप सब लोग जानते हैं कि राइट टू हेल्थ है ही नहीं हमारे यहाँ। अब सुप्रीम कोर्ट ने कुछ केसेस में कहा कि लाइफ को प्रिजर्व करो, ये ड्यूटी है, ऑब्लिगेशन है सरकार का, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है। और कुछ केसेस में जब हम कोर्ट में जाते हैं तो हमें रिलीफ भी मिल जाता है, डायरेक्शंस हो जाते हैं कि भाई आप इसको ट्रीटमेंट दीजिए। लेकिन जनरली ऐसा नहीं होता है। अभी हम देख रहे हैं कि रेयर डिजीज केसेस के अंदर जहां 1 करोड़ से लेकर 3-4 करोड़ साल का खर्चा होता है एक पेशेंट को बचाने के लिए, वहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने हाथ खड़े कर दिए। और अभी हम ये भी देख रहे हैं कि 10-15 लाख का जो खर्चा होता है, सरकारी अस्पताल की बात कर रहा हूं मैं, वो भी सरकार देने को तैयार नहीं, और कोर्ट भी कई बार जो है ना वो मदद करने को इनकार करती है। ये इसमें मैंने एक चीज ये देखी है कि जस्ट टू जज बड़ा इंपॉर्टेंट है। अभी हम लोग हाई कोर्ट में पीछे 2 जजेस रहे, हमें कोई दिक्कत नहीं हुई। जब भी हमने कोई केस डाला उन्होंने तुरंत ऑर्डर करा कि इसको ट्रीटमेंट दो। अब इस टाइम जो जज है वहां पे उनसे कोई रिलीफ ही नहीं मिल रहा, क्योंकि वो जो सरकार बोलती है कि हम कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं कर सकते वो कोर्ट भी बोलती है कि तो पैसे ही नहीं है इनके पास। मेरे कहने का मकसद ये है कि राइट टू हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप राइट नहीं है तो क्या है, आप भिखारी की तरह है। और ये नक्शा हम देख सकते हैं, जब पैसे नहीं होते अस्पताल वाला बोलता है कि आप ऐसे करो, प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस चले जाओ, चीफ मिनिस्टर के ऑफिस चले जाओ। वो भिखारियों की तरह कभी सीएम के दफ्तर भागता है, कभी इसके भागता है। और फिर वहां भी इंटरेस्टिंग चीज हमको दिखी कि ऐसा नहीं है कि जो जाता है उसको मिल जाते हैं पैसे। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंदर पता लगा कि हर महीने 30 लोगों की लॉटरी निकलती है। जितनी भी एप्लीकेशन आते हैं उसमें 30 लोगों की लॉटरी निकलती है, उसमें से जिनके मिल गए उनको मिल जाता है, जिनको नहीं मिले, और वो भी 3 बार ट्राई होता है उसका। अगर 4th टाइम उसने अप्लाई किया तो उसको एक्सक्लूड कर देते हैं। ये 30 लोग अगर महीने में ही देश में बीमार होते हैं क्या? 30 लोग की को जरूरत होती है क्या पैसे की? तो लाखों 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 लोग हैं। और हमने केसेस देखे हैं जहां अभी जैसे मैं बता रहा हूं कि पेशेंट के पास अस्पताल तक के जाने के पैसे नहीं, अस्पताल जाने के। तो राइट टू हेल्थ जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप देखिए कि 2015 में इस गवर्नमेंट ने, प्रेजेंट गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई, राइट टू उसकी हेल्थ पॉलिसी बनाई, नेशनल पॉलिसी ऑफ हेल्थ। और उसमें एक चैप्टर आप लोगों ने देखा होगा, लीगल चैप्टर बनाया उन्होंने कोई, जिसमें उन्होंने लिखा कि राइट टू हेल्थ को हम ऐसे बनाएंगे जैसे राइट टू एजुकेशन को हम पहले
लाए कॉन्करेंट लिस्ट में, फिर उसका फंडामेंटल राइट बनाया हमने, और फिर एक नेशनल लॉ बनाया। इस तरीके से हम राइट टू हेल्थ को भी लाएंगे। ये 2015 जो जनवरी में इन्होंने ड्राफ्ट इशू किया था नेशनल पॉलिसी ऑन हेल्थ, उसमें था। 2017 में जब फाइनल इन्होंने किया, वो उठा दिया उसको। और जब मैंने, शायद उसी दिन की बात थी, जब थोड़ा टेलीविजन पे मैंने सेक्रेटरी हेल्थ से पूछा कि भाई आपने क्यों उठा दिया, कहला पॉसिबल ही नहीं है, इतना पैसा ही नहीं है, पैसा चाहिए उसके लिए। तो अपनी ऑब्लिगेशन से वो भर रहे हैं। आज आप लोग देखेंगे कि हिंदुस्तान में लगभग, मतलब मेरे ख्याल से किसी भी स्टेट के अंदर जो है कोई राइट टू हेल्थ का एक्ट नहीं है। इक्का दुक्का कहीं असम वगैरह में आप ढूंढोगे, उसकी फंक्शनिंग क्या है वो भी डाउटफुल है, और उसमें भी कितने राइट्स हैं। किसी में ये है कि 24 घंटे के लिए आप जा सकते हो, इमरजेंसी में तो सरकार उसको रिएम्बर्स कर देगी, अदरवाइज है ही नहीं। तो हमें बहुत जरूरी है, मतलब अदरवाइज क्या है, हम भिखारी हैं। हर व्यक्ति यहाँ पे भिखारी है। जिस वक्त उसको हेल्थ के अंदर प्रॉब्लम आएगी फाइनेंस की, तो वो भिखारियों की तरह इधर उधर, और ये आप देख रहे हो सारे डोनर, सारा एक सिस्टम ये भी बहुत तेजी से चल पड़ा है कि हर आदमी अप्लाई करता है, और वो बहुत सारी एजेंसीज हैं जो ऑनलाइन डोनर इकट्ठा पैसा इकट्ठे करते हैं। बट दैट इज नॉट रिस्पेक्टेबल। रिस्पेक्टेबल तो यही है कि जब आदमी अस्पताल में जाए तो उसको क्वालिटी और फ्री ट्रीटमेंट मिले। तो इसलिए बहुत जरूरी है, और इसलिए ये जरूरी है कि ये कॉन्करेंट लिस्ट में लाए। हमारी दिक्कत पता है एक बात होती है कि कोई भी पॉजिटिव स्टेप अगर सेंट्रल गवर्नमेंट उठाती है तो सारे स्टेट गवर्नमेंट जो है ना उसको अपोज करना शुरू कर देते हैं, फेडरलिज्म के नाम पर, इसके नाम पे उस। अरे भाई, तुमने क्या किया स्टेट गवर्नमेंट्स ने इसके बारे में? क्यों नहीं कानून बनाया जबकि आपकी सब्जेक्ट मैटर था ये? और जब सेंट्रल गवर्नमेंट बनाने की बात करती है, अभी तो कर नहीं रही है, उल्टा ही कह रही है कि नहीं बनाएंगे, तो फिर आप ऑब्जेक्शन उठा लेते हैं। राइट टू एजुकेशन के टाइम भी यही हुआ। सेंट्रल गवर्नमेंट ने जब कानून बनाया तो सारे स्टेट्स ने उसको अपोज किया कि साहब आपने तो हमारे राइट्स ले लिए। और सेंट्रल लॉ किस लिए जरूरी है? मतलब फंडामेंटल राइट जरूरी है, सब समझ सकते हैं। और नेशनल लॉ क्यों जरूरी है? नेशनल लॉ इसलिए जरूरी है कि जैसे राइट टू एजुकेशन कितना इंप्लीमेंट हुआ ये अलग मुद्दा है, लेकिन उसमें एक डायरेक्शन तो है ना सब स्टेट्स को कि भाई इतने पीरियड में आप इतना फैकल्टी, इतना बेसिक चीजें जो है आप क्रिएट करेंगे। तो अगर आप एक नेशनल लॉ बनाते हैं तो आप ये कहते हैं कि 3 साल के अंदर आप हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, तहसील के अंदर इतना मिनिमम इंफ्रास्ट्रक्चर, इतना फैकल्टी आप क्रिएट करेंगे, तो हम और आप उसको लेके कोर्ट में जा सकते हैं। मैं आपको बताऊं, बड़ा इंटरेस्टिंग है, गवर्नमेंट्स जितनी भी है ना, सबका दिमाग एक जैसा ही काम करता है। चाहे वो दिल्ली की गवर्नमेंट है, दिल्ली राज्य की गवर्नमेंट है, चाहे वो यूपी की गवर्नमेंट है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट है, सबके दिमाग में ये रहता है कि अगर हमने इनको राइट दे दिया तो ये कोर्ट में जाएंगे और हम फेस नहीं कर सकते, पैसा चाहिए उसके लिए। दिल्ली में जब प्रोफेसर किरण वालिया यहाँ पे हेल्थ मिनिस्टर थी, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कितना एक जैसा सोच है। हो सकता है हम और आप जब गवर्नमेंट में बैठ जाए तो हमारी भी सोच वैसी हो जाए, ये भी हो सकता है। कि डॉक्टर प्रोफेसर किरण वालिया को मैंने बोला, मैंने कहा मैडम आप पता नहीं कितने दिन हो यहाँ पर एज ए मिनिस्टर, आप एक काम करो, आप ना दिल्ली राइट टू पब्लिक हेल्थ ले आओ। तो ये तो पॉसिबल नहीं है, लोग मुकदमा कर देंगे, पैसा नहीं है इतना। और फिर इंटरेस्टिंग क्या है, जब ये आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट आई और ये जैन साहब आए मिनिस्टर, तो इनके साथ इनिशियली स्टेज पर एक मीटिंग हुई मेरी, और मैंने वही रिपीट किया इनसे भी। मैंने कहा यार तुम्हारा भी भरोसा नहीं है कितने दिन रहोगे तुम एक चीज ले आओ जो एक लीडिंग होगा, पूरे कंट्री के लिए लीडिंग होगा। और आप यकीन रखिए उन्होंने भी वही बात करी, सब लोग कोर्ट में चले जाएंगे, हमारे पास पैसा नहीं है। तो वहां से मेरे को समझ में आया कि यार गवर्नमेंट के ढांचे में जो सोच है ना वो 19-20 हो सकती है, लेकिन वो लगभग वैसी ही होती है। लेकिन पब्लिक तो सफर कर रही है,
और पब्लिक की रिस्पेक्टेबिलिटी इसी में इन्वॉल्व है कि वो जब बीमार हो अस्पताल में जाए तो उसको क्वालिटी एंड फ्री ट्रीटमेंट तो मिले, लेकिन ऐसा तो हो नहीं रहा है। और कोविड में सब लोगों ने देखा क्या हालत हुई है, और उसका बहुत बड़ा कारण ये था कि जो पब्लिक हेल्थ सिस्टम था वो चरमराया हुआ था, पहले ही चरमराया हुआ था, और उसमें तो बिल्कुल ही हाथ खड़े करके बैठ गया। और दूसरी तरफ प्राइवेट हॉस्पिटल्स में आपने देखा कि किस तरीके से उन्होंने लूट मची है। और अभी शायद कोई डाटा भी आजकल में मैं देखा था कि उनकी इनकम जो है वो कई गुना ज्यादा हुई है कोविड के टाइम में प्राइवेट हॉस्पिटल्स। ये कई डाटा कल परसों में मैंने देखा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी आप एक चीज देखो, और हेल्थ के ऊपर बताता हूँ आपको, तो मुझे लगता है मुश्किल से 15-20% पॉपुलेशन है तो सिक्योर्ड है डायरेक्टली इनडायरेक्टली। नेता लोग हैं, गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज हैं, कुछ कंपनियों में काम करते हैं, उनको वो एग्रीमेंट में दे देते हैं, कुछ इंश्योरेंस वाले हैं, मेडिकल इंश्योरेंस वाले, ईएसआई है उससे भी जो कवर्ड है। तो मुझे लगता है ये सारे मिला लोगे अपर साइड में भी तो 15-20% से ज्यादा नहीं है। और इनमें भी एक प्रॉब्लम देखने को मिली बड़ी इंटरेस्टिंग, मतलब कॉमन आदमी की प्रॉब्लम देखो, वो कहता है चलो ठीक है मैं ड्राइवर हूँ, 10,000 रुपये मेरी इनकम है, मैं 5 लाख का अपना मेडिकल इंश्योरेंस ले लेता हूँ, और वो इंश्योरेंस ले लेता है और बड़ा सेटिस्फाइड होता है कि मुझे कोई सिचुएशन आएगी ना तो मैं सेफ हूँ। हो गया उसको कोई प्रॉब्लम, आगे मैक्स साकेत के अंदर डॉक्टर ने कहा भाई इसको तो आईसीयू चाहिए, आईसीयू में एडमिट करो, और दूसरे दिन का इसको वेंटिलेटर पे डालो, 5वें दिन उसका 5 लाख खत्म हो गया। अब वो वेंटिलेटर में पेशेंट है, इंश्योरेंस का पैसा खत्म, अब अस्पताल कह रहा है पैसे जमा करो, और उसके बाद तो पैसे ही नहीं। ये बड़ी आम प्रॉब्लम में बता रहा हूं, इतना कॉस्टली ट्रीटमेंट्स हो गए हैं हॉस्पिटल के कि वेंटिलेटर पे लगभग 70,000 से लेकर 1 लाख, 1.25 लाख पर डे का खर्चा अगर पेशेंट वेंटिलेटर पे चला गया। मतलब वेंटिलेटर पे अगर पेशेंट चला गया तो समझो उसकी फैमिली ही वेंटिलेटर में चली गई। तो ये इसका इलाज क्या है? इलाज तो यही है ना, एक रिस्पेक्टेबिलिटी क्रिएट करें, आप कानून लाएं। तो मुझे लगता है इसके ऊपर हम लोगों को सोचना चाहिए, क्योंकि 70-80% जैसे मैंने बताया कि वो अफोर्ड नहीं कर सकते ना, वो इंश्योरेंस के पैसे। एक दिन कभी ऐसे भी देखे ना हमने, लोगों के पास मोबाइल है, हम तो अक्सर बोलते हैं ये गरीब आदमी है इसके 3 मोबाइल है, लगभग एक आदमी के पास भी 2 से 3 होंगे, लेकिन अगर आप देखोगे तो 99% उनके जो है ना वो प्रीपेड होता है और वो खत्म हो गया होता है। मिस कॉल देते हैं मुझको, मैं कहता हूँ मैं मिस कॉल क्यों दे रहा हूँ, कहते साहब में पैसे ही नहीं है उसके अंदर, इसलिए आपको मिस कॉल दे रहे हैं। तो ये रियलिटी है, मतलब जो चीज दिख रही है ना वो वैसी नहीं है, कुछ और है। तो हेल्थ का मामला बहुत गंभीर है, ट्यूबरकुलोसिस पे प्रिवेंशन कुछ कर नहीं पाए ये, और कोविड के टाइम जो नॉन कोविड पेशेंट्स थे वो किस तरीके से वो मिजरेबली मरे। तो मुझे लगता है जो कैंसर पेशेंट थे गरीब लोग, वो तो 80 से 90% मुझे लगता है कोविड में मर गए, मतलब। और बहुत सारे की तो डिटेल मुझे डायरेक्ट इंफॉर्मेशन है क्योंकि मैं उसमें इन्वॉल्व था। तो ये स्थिति है, तो बहुत गंभीर मामला है। एजुकेशन को अगर हम ले लें तो आप देखिए कि कोविड से पहले भी मेरे ख्याल से 8-10 करोड़ बच्चे, हमारे स्कूल की एजुकेशन की बात कर रहा हूँ, वो बाहर। अब ये जो माइग्रेंट लेबर है इनके बच्चे तो लगभग 80-90% जो है ना वो स्कूल की सिस्टम में नहीं आते, क्योंकि गवर्नमेंट ने कोई सिस्टम ही नहीं बना रखा। कानून में तो लिखा हुआ है कि स्पेशल एजुकेशन देंगे जो आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन है, बट हु बॉदर्स। आप हैरान हो गए, दिल्ली अकेले में, दिल्ली में आपको बताता हूँ 20 लाख बच्चे स्कूल से बाहर हैं अकेले। अगर वो आ जाए तो आपको कितने स्कूल चाहिए होंगे, कितने टीचर चाहिए होंगे। और देश में आज भी, और अभी ये जो कोविड के अंदर कितना ड्रॉप आउट हुआ है खासकर गवर्नमेंट स्कूल्स का, और आपने देखा है कि कितना डिवाइड, डिजिटल डिवाइड, उस पर मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है कि मजाक बना दिया बच्चों के एजुकेशन का, पूरा मजाक बना दिया।
अभी भी देखिए, अभी गवर्नमेंट स्कूल को खोलने का ऑर्डर तो कर दिया पीछे, टीचर सारे कोविड ड्यूटी में लगा दिए, कोई एयरपोर्ट पे लगा दिया, किसी को पोल्यूशन में लगा दिया, किसी को लगा दिया कि आप जो है वो वैक्सीनेशन में लगा दिया, राशन बांटने में लगा दिया, ये लगा दिया कोई कूड़ा कूड़ा जलाए तो उसको पकड़ लो, सड़क पे जो है कोई कोविड का वायलेशन करे तो उसका चालान कर दो, कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन कर रहा है तो जाके उसको रोको। ये टीचरों के काम है क्या? और अभी भी मुझे लग रहा है दिल्ली के अंदर पहली नवंबर से स्कूल सारे पूरी तरीके से खुल रहे हैं। स्टिल आई डाउट, क्योंकि एमसीडी के जो टीचर है 95% वो आज भी कोविड ड्यूटी पर है, सो कॉल्ड कोविड ड्यूटी पर। तो पता नहीं बगैर टीचर्स के कैसे पढ़ाई होगी। तो कहाँ है समझ? तो एक प्राइवेट में पढ़ने वाले का सिस्टम अलग है, एक गवर्नमेंट में जो बच्चे पढ़ते हैं वो डिप्राइव्ड हैं। और डिसेबल्ड बच्चों के अगर आप ले लो तो 2-3 करोड़ बच्चे हैं हमारे स्कूल गोइंग एज के। कितने हैं? लेस देन 1% बच्चे स्कूल सिस्टम में, और वो भी कोविड में तो 100% आउट हो गए, उनके पास तो कोई डिवाइस भी नहीं था। और वो बच्चे चाहे प्राइवेट स्कूल में भी, अगर प्राइवेट स्कूल में भी रिलेक्टेंट है उनको लेने के लिए, अगर है तो वो वहां भी डिप्राइव्ड है। तो एजुकेशन की जो हालत है वो बहुत खराब है। और प्राइवेट स्कूल में फीस को भी लेके आपने देखा है कितना हालत खराब हुई है लोगों की, और उसकी वजह से बहुत सारे बच्चे, अच्छी खबर है ये कि स्कूल छोड़कर गवर्नमेंट सिस्टम में आए हैं, लेकिन जो बड़ा सवाल है वो ये है कि गवर्नमेंट स्कूल में तो आ गए वो, लेकिन अगर आपने अपने आप को ठीक नहीं किया, अपने आप को प्रॉपर फंक्शनल नहीं किया, आपने डिलीवरी का वो इंतजाम नहीं किया, आपने उन बच्चों का केयर नहीं करा, उनको एजुकेशन नहीं दी, तो वो तो भाग ही जाएंगे, और जो दूसरे हैं वो भी भाग जाएंगे। और पीछे दिनों में हमने देखा है कि कंट्री में, पूरे कंट्री में, सिर्फ केरला में बड़े बच्चे थोड़े से बड़े भी, अदरवाइज सब जगह एनरोलमेंट कम हुआ है। तो वो स्थिति फिर आ जाएगी। और अभी रिसेंटली पिछले वीक फरीदाबाद और क्या उसके साथ है पलवल डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर बहुत सारे स्कूलों में, मैडम जरा प्लीज आप चुप रह सकते हैं, हेलो, पलवल और इन डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर मैं गवर्नमेंट स्कूलों को विजिट करके आया हूँ। 80% बच्चे जिन स्कूलों को मैंने विजिट किया है, डेंजरस बिल्डिंग के अंदर पढ़ाई कर रहे हैं। और मैं एक इंस्टेंस देता हूँ, 2 साल पहले मैं फरीदाबाद के अनंतपुर जगह है, वहां पे एक काफी महीनों से लोग बता रहे थे कि आप आओ यहाँ पे, बच्चे जो है वो डेंजरस रूम्स में है। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, लॉ स्टूडेंट्स हमें कैसे, क्योंकि हमें कुछ करना है। तो अनंतपुर में मैं गया तो मैंने देखा 825 लड़कियों का स्कूल था, और एंटायर बिल्डिंग डेंजरस बिल्डिंग, जिसको ऑफिशियली 7-8 साल पहले डिक्लेयर किया था, उसमें पढ़ रही है। मैंने कहा भाई, फोटो लिए, वीडियो बनाए, फिर ऑफ प्रिंसिपल के रूम में बैठ करी, तो वहां पे ना गांव के लोग भी उसमें इंटरेस्ट लेते, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज थी। और उसको लेकर वो चंडीगढ़ भी गए गांव के लोग कि भाई आप ये इसको बिल्डिंग को तोड़ के दोबारा बनाओ, बच्चे डेंजरस रूम में है। किसी ने नहीं सुनी। जब मैं गया तो मुझसे भी कहा कि साहब यहाँ तो कई बार लोग आए, पत्रकार भी आए, आप भी आए हो, क्या करोगे? मैंने कहा देखो, मेरे दिमाग में ये प्लान है कि मैं चीफ जस्टिस हरियाणा हाईकोर्ट को चिट्ठी लिखूंगा, और वो PIL मेरी ट्रीट कर लेंगे लेटर को, तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर PIL रेगुलर डालेंगे। और हमने फिर वो PIL डाला बाद में, और उसका नतीजा ये हुआ कि अभी कोविड के अंदर उसको पूरा रिकंस्ट्रक्शन करके बिल्कुल ब्यूटीफुल बिल्डिंग जो है ना तैयार हुई। ऐसे पिछले 3 साल के करीब हो गए ये पंगा लेते हुए हमें। तो इसमें काफी 7-8 बिल्डिंगें जो है ना अटेरा के अंदर और तैयार हुई, और करोड़ों रुपया सैंक्शन हुआ। सैंक्शन होने के बाद वो कहते हैं कि वो टेंडर ही नहीं उठता, उसका टेंडर पे टेंडर चलता रहता है। तो बट एनीवे ये एक तरीका है। तो उससे फर्क पड़ा। और लेकिन देश भर में, यूपी और आप समझते बिहार वगैरह में, तो हमने देखा कि क्लासरूम में जानवर जो है वो बैठे हुए होते हैं, मतलब बच्चे तो है ही नहीं। तो ये एक बहुत बड़ी लड़ाई है।
राइट टू एजुकेशन एक्ट जो है, और इसमें एक चीज ये देखने की जरूरत है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं लोगों को अक्सर बताता हूँ कि राइट टू एजुकेशन एक्ट आने के बाद अब आपको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है। आप किसी पेरेंट से एक सिविल सूट डलवा दीजिए तहसील के अंदर कि साहब मेरे स्कूल में जो है टीचर नहीं है, मेरा बच्चा 8वीं क्लास में पढ़ता है और इसमें इतने राइट टू एजुकेशन एक्ट के हिसाब से टीचर होना चाहिए, टीचर नहीं है, एक सिविल सूट डाल दो। लेकिन हमारे सो कॉल्ड एक्टिविस्ट या मोबिलाइज नहीं कर पाते पेरेंट्स को इन चीज़ों के ऊपर, और जनरली हमने देखा है कि एनजीओज जो है ना वो रिलेक्टेंट होते हैं लिटिगेशन करने, क्योंकि उनको ये लगता है कि हम लिटिगेशन कुछ करेंगे तो कन्फ्रंटेशन होगी और सरकार से नाराजगी नहीं लेनी चाहिए। तो बगैर नाराजगी के कैसे होगा भाई, लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी और सरकार से ही लड़नी पड़ेगी और तीसरे से थोड़ी लड़ोगे। तो ये एजुकेशन में भी बहुत बड़ी जो है ना लड़ाई है। शिक्षा अभी डाटा लगभग ये है कि सैंक्शन पोस्ट जितनी है सरकारी स्कूलों में उसमें भी 10 लाख पोस्टें खाली आ रही टीचर्स की, 10 लाख। तो कहाँ है एजुकेशन? और ये एनपीई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आप ले आए और उसमें आप फालतू की बातें कर रहे हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, कर दोगे कहाँ भाई? जमीन में तो कुछ है ही नहीं जगह है। और आपने 2020 से 21 तक करा क्या? कोविड पीरियड में क्या किया? कुछ नहीं किया। तो मुझे लगता है कि आम आदमी ही एक उम्मीद है, अभी थोड़ा उम्मीद हुई है, किसान और जो मजदूरों की एक आंदोलन चल रहा है उससे कुछ उम्मीद हुई है कि इस देश में शायद कुछ हमें आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। और अगर हम लेबर फ्रंट पे बात करते हैं तो आप देखिए कि दिल्ली का ही एग्जाम्पल ले लो कि यहाँ पे इस टाइम मिनिमम वेज 15,908 रुपये है अनस्किल्ड वर्कर, और ऑन एवरेज महिलाओं को 5,000 या 6,000 मान लो, आदमी को 6,000 7,000 मान लो, इससे ज्यादा नहीं। 60 लाख यहाँ पे वर्कर्स हैं दिल्ली के अंदर, 20 लाख के करीब इंडस्ट्रीज हैं मेरे ख्याल में, और 60 लाख वर्कर्स हैं, जिसके अंदर 85% को जो है वो 6,000 7,000 एवरेज मिलता है। 6 दिए 18, मतलब लगभग 1/3 मिलता है। अब आप इस चीज को अगर मैथमेटिक्स करके देखो तो एक दिन के अंदर जो वर्कर्स को तनख्वाह कम मिलती है, मिनिमम वेज स्टैट्यूटरी कम मिलता है, वो एक दिन में कई करोड़ रुपया बनता है जो पॉकेट कर लेता है एम्प्लॉयर। अभी सीआईटी वाले काफी रैली निकाल रहे हैं, साइकिल से जगह जगह जाके लोगों को जगा रहे हैं कि भाई आप ये मिनिमम वेज का इशू भी उसके अंदर है, और दूसरे इश्यूज भी हैं उसके अंदर, महंगाई का इशू है, पेट्रोल तो आप देख रहे हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा मतलब मुद्दा है, क्योंकि आप देखिए अगर वर्कर की फैमिली की इनकम बढ़ती है तो आप समझिए उसका असर पढ़ाई के ऊपर भी होगा, उसका असर हेल्थ के ऊपर भी होगा, उसकी असर दूसरी चीजों के ऊपर भी होगा। मैं आपको एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल देकर अपनी बात खत्म करता हूं। मुझे लग रहा है 1999 और 2000 के अंदर लगभग 1 लाख जो झुग्गियां थी वो तोड़ी गई दिल्ली के अंदर, और उनको दिल्ली के आसपास 10 जगह पे बसाया गया। मतलब लगभग 5 लाख से भी ज्यादा लोग हो गए ना, एक फैमिली में अगर 5 भी लगा लो तो ऐसे गौतमपुरी वगैरह से भी यहाँ से लोग जो आपका सेक्रेटरीट है इससे भी गए नरेला की तरफ। मैं हाईकोर्ट ने एक हाई पावर कमेटी बनाई हुई थी जिसमें मैं रिप्रेजेंट कर रहा था झुग्गी वालों को। तो उसमें दो इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट्स मिले। उनकी मीटिंग कहाँ होती थी? निर्माण भवन में, और जो यूडी सेक्रेटरी था वो उसको कन्वीन करता था। तो जब मैं शुरू में गया निर्माण भवन तो आप जानते हो कितनी बड़ी बिल्डिंग है, उसको मैंने देखा, मैंने कहा यहाँ तो सचमुच बड़े बड़े दिमाग होंगे, मुझे लगता है काफी। मीटिंग में मैंने देखा उनको कुछ पता ही नहीं है, ब्यूरोक्रेट्स, उसमें जनरल मैनेजर रेलवे सब टॉप इंडिया के टॉप लोगों की वो कमेटी थी, और उनको जमीन का कुछ पता ही नहीं। तो लेकिन एक अच्छी बात ये थी कि जब हम उनके सामने कोई चीज प्रेजेंट करते थे तो वो 99% उसको मान लेते। ये एक अच्छी बात हमने देखा। और एक चीज और ये देखी मीटिंग के अंदर
कि जो बड़े क्रोनिक टाइप के लगते थे कि यार ये तो हाँ कुछ वर्कर गरीब आदमी के बारे में सोच नहीं सकता, हमने उनके मनों को भी बदलते हुए देखा। मतलब जैसे ऐसा लगता है कि अगर इनको अपॉर्चुनिटी और समझ मिल जाए तो ये भी बहुत काम कर सकते हैं लोगों के लिए। दूसरी जो बात मैं बता रहा हूँ वो ये कि नरेला में जो लोग गए, जब शुरू में गए तो भी मैं उनके साथ था, 2-3 साल के बाद जब गए, 2-3 साल के बाद मैं जब गया मतलब, तो मैंने उनसे एक सवाल किया, यार तुम वहां जब रहते थे गौतमपुरी में, तो आपके कोई 5,000-4,000 बच्चे जो थे स्कूल ही नहीं जाते थे, अब क्या स्थिति है? कहने लगे सर अब हम मकान मालिक हो गए, अब तो हमारे लिए मजबूरी हो गई अपने बच्चे को भेजना स्कूल में। तो मेरे को ये रियलाइजेशन हुआ कि जो घर है, व्यक्ति का घर, क्योंकि अब तो उसके पास भी एक किराएदार है। आपने देखा होगा स्लम के अंदर 2-2, 3-3 फ्लोर बना लेते हैं और उसमें भी किराएदार, तो वो तो लैंडलॉर्ड हो गया, ऑनर ही नहीं हो गया, लैंडलॉर्ड हो गया। तो मैंने एक चीज ये महसूस करी कि घर होना भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आदमी को, जो कहता है रोटी कपड़ा रोटी मकान है। तो शायद मुझे बाद में रियलाइज हुआ कि मकान की कितनी इंपॉर्टेंस है व्यक्ति के लिए। तो ये चीजें मुझे लगता है ये बुनियादी चीजें जो है ना, हर तरीके से लेफ्ट राइट करके यहाँ पर, और हर एक चीज के साथ जूझने की जरूरत है, उसको एक्सपोज करने की जरूरत है। प्रॉब्लम तो आएंगे जब आप कुछ करेंगे तो, लेकिन बट आई थिंक देयर इज नो अदर वे कि हम एक्सेप्ट झूठे चीजों के साथ एक्सपोज करें, बिना ये सोचे कि हमें उसका कोई एप्रिशिएशन नहीं मिल रहा है या इमीडिएट रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो और कोट्स को हम इस्तेमाल करें, क्योंकि एक कोट की एक खास बात मैंने ये देखी, आप देखिए कि वैसे आप एक्टिविटी करते रहिए, मीडिया उठाएगा नहीं लगभग, लेकिन अगर कोर्ट में केस किया है आपने तो आप देखते हो कि आजकल कम से कम 3-4 पेज जो है कोर्ट की न्यूज होती है। तो कोर्ट का जो प्लेटफॉर्म है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसको यूज करने से मुझे लगता है कि आप अपने मुद्दे को जो है उठा सकते हैं। मुझे याद है एक बार जस्टिस मुरलीधर ने एक मीटिंग में कहा कि अगर हमारे पास हम लीगली साउंड नहीं भी हैं अपने मुद्दे पे, लेकिन मुद्दा है, तो भी आप केस डाल दीजिए, कम से कम हाईलाइट तो होगा। तो मुझे वो बात अच्छी लगी। तो मुझे लगता है कि अगर हम कुछ करते रहेंगे तो कुछ होता रहेगा, और कुछ जो है कई बार छोटी सी एफर्ट भी जो है एक बहुत बड़ी शेप ले लेती है, और छोटी छोटी चीजों से ही चीजें बनती हैं। थैंक यू वेरी मच।